फिर से जल रही है लंका में। जिस तरीके की परिस्थितियां बनी हुई है, आर्थिक परेशानी से जूझ रही जनता अब राजनीतिक संकट से भी जूझने लगी है। एक के बाद एक श्रीलंका की परिस्थितियां बदलती जा रही हैं। श्रीलंका में हालात ऐसे हो गए हैं कि एक महीने के अंदर 2 बार आपातकाल की स्थिति बनी और इसे देखते ही देखते परिस्थितियां इतनी बिगड़ चुकी हैं कि सड़कों पर उग्र आंदोलन हो रहे हैं, आगजनी हो रही है। सांसद समेत कई लोगों की मौत की भी खबर आ रही है। महिंदा राजपक्षे ने इस्तीफा तो दे दिया है, लेकिन इस्तीफा देने के बाद भी हालात काबू में नहीं आ रहे हैं। उग्र प्रदर्शन के इस दौर में आर्थिक संकट से जूझ रही लंका जल रही है और राजनीतिक संकट को लेकर अब कई तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। क्या भारत का राम लंका के रावण के लिए एक बार फिर से खड़ा होगा? लंका की जनता को बचाने के लिए यह सवाल भी खड़ा हो रहा है। अब लंका का रावण अब लंका में ही है या फिर कहीं दूर दराज चाइना में बैठा हुआ है? इसे लेकर भी रूपरेखा बनने लगी है। आईना चमक रहा है, धूल हट रही है। चाइना की स्थिति, लंका की स्थिति और भारत की इन सब स्थितियों में एक बार फिर से समन्वयक बनने की स्थिति। आज इसी पर होंगे कई सवाल, कई जवाब। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत और आप देख रहे हैं हमारी बहुत विशेष प्रस्तुति। हम पूछ रहे हैं कि क्या श्रीलंका के जो हालात हैं वो लंका को गृह युद्ध की तरफ लेके जा रहे हैं। आज इस पर हम खुलकर बहस करें, उस पर खुलकर हम जानकारी साझा करें। उससे पहले आइए जरा जल्दी से आपको बता देते हैं कि लंका में आखिर बीते 24 घंटे में क्या हो गया, किस तरीके से परिस्थितियां बदलती चली गई हैं। दहक रही है श्रीलंका, भारी आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं लंका के लोग। श्रीलंका में आर्थिक संकट के साथ साथ अब तो राजनीतिक संकट भी गहरा चुका है, क्योंकि यहां पर महिंदा राजपक्षे ने इस्तीफा दे दिया है। महिंदा राजपक्षे के इस्तीफा देने के बाद ही अब कई सवाल खड़े होने लगे हैं कि आखिर जो सरकार बनेगी वो कैसे बनेगी, और जो सरकार बनेगी क्या उसमें एक बार फिर से महिंदा राजपक्षे के परिवार की यहाँ पर परिवारवाद वाली परिस्थिति बनेगी, और अगर ऐसा होगा तो क्या लंका के लोग इसे स्वीकार करेंगे। इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि देश में सर्वदलीय अंतरिम सरकार बन सकती है, लेकिन सर्वदलीय अंतरिम सरकार के में भी सवाल यही किया जा रहा है कि इसमें राजपक्षे परिवार का कोई भी सदस्य नहीं होना चाहिए। उधर इस्तीफे के बाद पीएम के समर्थकों और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प देखने को मिली है। झड़प इतनी ज्यादा गहरा गई कि हिंसा में सांसद अमर कीर्ति समेत 5 लोगों की मौत की भी खबर आई है। इन सब के बीच देखिए किस तरह से परिस्थितियां बदल रही हैं। संघर्ष में 200 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। यह भी कहा जा रहा है कि संघर्ष कल जब सेना ने पूरी तरह से कॉर्डन ऑफ कर दिया एरियाज को, थोड़ी देर के लिए रुका, लेकिन अभी खबर आ रही है कि कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर संघर्ष एक बार फिर से शुरू हो चुका है। प्रदर्शनकारियों ने राजपक्षे परिवार के पैतृक घर को, जो कि हम्बनटोटा में था, उसे आग के हवाले कर दिया, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि जल रही है लंका। श्रीलंका में लोगों की पूरी नहीं हो पा रही है मूलभूत जरूरतें। आपने खुद देखा कि दूध के लिए, महज 1 लीटर दूध के लिए 1000 रुपए तक चुकाना पड़ा है लोगों को। दूध से लेकर ईंधन तक की यहाँ पर जो जरूरत है वो पूरी नहीं हो पा रही है। बिजली कटौती से लगातार लोगों का बुरा हाल था। 15 से 16 घंटे बिजली कट रही थी। कुछ दिन तो ऐसे भी थे कि 20 से 22 घंटे तक बिजली नहीं थी। श्रीलंका पर अरबों डॉलर का कर्जा हो चुका है। अब ये कर्जा किसका है? क्योंकि विदेशी मुद्रा भंडार खाली हो गया और इसीलिए कर्ज में डूब गई लंका। राजपक्षे ने आम जनता से संयम बरतने का आग्रह किया, लेकिन आम जनता संयम बरते कैसे, क्योंकि यहाँ तो खाने के ही लाले पड़ गए। श्रीलंका जरूरत का सामान तक आयात करने में अब पूरी तरह से असक्षम है। ये वही श्रीलंका है जहां पर आपको बता दें कि 35% ऐसी चीजें हैं जिसका आयात किया जाता है, और ये मूलभूत जरूरतों से जुड़ी हुई चीजें थी। यहां तक कि चाय की पत्ती का भी आयात किया जाता है। और जब हालात बदतर हैं तो फिर आप खुद देखिए कि यहाँ पर किस तरीके से गृह युद्ध की स्थिति बन चुकी है। तो गृह युद्ध के हालातों में श्रीलंका को आखिर बचाएगा कौन? आज इस सवाल का जवाब हम ढूंढे, उससे पहले आइए इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर के साथ शुरुआत करते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर
ये कहा जा रहा है कि सर्वदलीय अंतरिम सरकार बन सकती है। आर्थिक संकट के साथ श्रीलंका में राजनीतिक संकट भी गहराया हुआ है। हिंसा में सांसद अमर कीर्ति की मृत्यु के बाद कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं इन सब के बीच, क्योंकि देश में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है और इसीलिए राष्ट्रपति की तरफ से ये मीटिंग बुलाई गई है और ये कहा जा रहा है कि देश में सर्वदलीय अंतरिम सरकार बन सकती है। लेकिन इस अंतरिम सरकार के बनने में भी बड़ी सारे पेच है। आइए इसी ब्रेकिंग के साथ हम सीधे अब आपका परिचय कराते हैं हमारे आज के मेहमानों से। और आइए सीधे रुक करते हैं हमारे मेहमानों का। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं जाने माने विदेश मामलों के जानकार हैं, रक्षा विशेषज्ञ भी मैं उनको कहती हूँ, फॉर्मर डिप्लोमेट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एएस बहल साहब जुड़ चुके हैं। बहल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बहुत ही विशेष मुद्दा यह होता जा रहा है क्योंकि श्रीलंका जो हमारा ऐसा पड़ोसी मुल्क रहा है जिससे हमारे हर तरीके के मजबूत संबंध रहे पहले भी, लेकिन धीरे धीरे चाइना ने जिस तरीके से श्रीलंका को हाईजैक कर लिया, आज की परिस्थितियां बिल्कुल बदली हुई हैं। आर्थिक संकट के साथ साथ अब लंका राजनीतिक संकट से भी जूझ रही है। सबसे बड़ी वजह आपकी नजर में क्या लगती है? देखिए, बहुत ही दुख की बात है कि हमारा जो पड़ोसी देश है श्रीलंका, जो कि एक बहुत ही खुश देश है जिसका जीडीपी पर कैपिटा भी बहुत हाई है साउथ एशिया का, वो ऐसे आर्थिक संकट से गुजर रहा है जहां पे उनकी पब्लिक जो है, उनकी कॉमन मैन जो है वो त्राही त्राही पे है। चीजों की कीमतें आसमान छू रही हैं, ना दूध मिल रहा है, ना फ्यूल मिल रहा है, ना दवाइयां मिल रही हैं। इलेक्ट्रिसिटी के जो कट्स हैं, पावर कट्स, वो बहुत ही स्ट्रांग हैं। अब लोग सड़कों पे आ गए हैं और इसकी मेजर वजह जो है वो है पॉलिटिकल मिसमैनेजमेंट। और ये खाली इसी गवर्नमेंट की नहीं है, राजपक्षा गवर्नमेंट की। हालांकि इसके लिए पूरा का पूरा दोष भी देना चाहिए, क्योंकि ये जो संकट की जो घड़ी थी ये पहले से दिख रहा था कि आने वाली है, तो भी इन्होंने जो डिसीजंस लिए हैं वो बहुत ही गलत लिए। इनके डिसीजंस क्या थे? इनको दिख रहा था कि कोविड है, इनको दिख रहा था कि अब रशिया यूक्रेन का वॉर फरवरी से चल रहा है, कि जो टूरिज्म जो कि एक $5 बिलियन उस कंट्री को देता है, जहां पे 3 मिलियन लोग, 30 लाख लोग उसमें इन्वॉल्व है, वो एकदम बंद सा हो गया है। तो एक फॉरेक्स अर्नर जो था वो बंद हो गया। दूसरा, उसके ऊपर उन्होंने टैक्स कट्स किए। तीसरा, कुछ सालों से वो केमिकल फर्टिलाइजर्स को बैन कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो चावल है और जो उनका आयात था चाय का, वो एकदम खत्म सा हो गया है। जो फार्मर्स हैं वो उनका एग्रीकल्चर डिस्ट्रॉय सा हो गया है। और उसके बाद देखे तो उन्होंने टैक्स कट्स किए। टैक्स कट्स में अमीर लोगों को फायदा हुआ, लेकिन जो एक चाहिए था रेवेन्यू देश को चलाने के लिए, वो भी खत्म हो गया। फिर ऊपर से चीन के साथ उनके तो गहरे रिश्ते हैं, चीन के साथ सभी को मालूम है कितना उनका लुक आफ्टर चीनी गवर्नमेंट करती है। उनके कई मिनिस्टर्स को उन्होंने खूब ट्रिप्स भी करवाए थे, ये काफी समय पहले की बात है, तब से। तो उसको देखे तो उन्होंने जो हम्बन तोता पोर्ट ने किया चीन ने, जो 99 साल के लिए चला गया, या जो अगर आप चीन का देखें, जो उन्होंने कोलंबो पोर्ट में अपना कंटेनर टर्मिनल बनाया, 116 एकड़ रिक्लेम लैंड चीनी कंपनियों ने ले लिया है, या जो एयरपोर्ट बनाया जिसमें कोई भी नहीं जाता। तो कहीं ना कहीं उन्होंने ऐसे व्हाइट एलिफेंट खड़े किए हैं जिसकी वजह से जो इनका फॉरेन एक्सचेंज है वो बहुत कम आ गया है। और जो लोन रिटर्न करना था $7 बिलियन इस साल, वो ये दे नहीं पा रहे। इसकी वजह से ना उनके पास फॉरेन एक्सचेंज है, ना ये लोन उतार पा रहे हैं। और इनको अगर IMF के पास भी गए तो एक तो वो पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से वो डरते हैं ज्यादा लोन देने का। दूसरी चीज है, उन्होंने 300 से $600 मिलियन की बात करें, जो कि इनको कुछ भी नहीं है। भारत ने तो फिर भी $3.5 बिलियन की मदद की है, लेकिन IMF की तरफ से जो आ रहा है काफी निराशावादी है, जो सिर्फ 300 से $600 मिलियन है। तो अगर इस चीज को पूरी का पूरी तरीके से अगर ब्लेम डालना है तो राजापाक्सा फैमिली को है। उनके पास से 7 रिलेटिव्स हमेशा मिनिस्टर रहे, प्रेसिडेंट खुद, और साथ साथ में जो प्राइम मिनिस्टर है उनके बड़े भाई हैं। तो ये कहीं ना कहीं घर की जो कैबिनेट चला रहे थे पूरे देश और पूरे देश को एक तरह से, मैं लूट तो नहीं कहूंगा, लेकिन मिसमैनेजमेंट दबा के रखी हुई थी, जिसकी वजह से लोग आज त्राई त्राई कर रहे हैं। तो पूरा का पूरा जो ब्लेम है
मैं राजपक्सा गवर्नमेंट और उनके पॉलिटिकल लीडरशिप पे डालना चाहूंगा इस समय। बिल्कुल, दो चीजें आपने पूरे इस वक्तव्य में बोली और दोनों बहुत इंपॉर्टेंट थी। पहली, सीधे तौर पर पॉलिसी पैरालिसिस दिखाई देता है, लेकिन पॉलिसी पैरालिसिस इसलिए दिखाई देता है क्योंकि पूरा का पूरा मैनेजमेंट एक फैमिली के पास था, फैमिली मैनेजमेंट चल रहा था, इसीलिए पॉलिसी पैरालिसिस हुई। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात, मुझे याद है कि पहले समय में एक जमाना था जब लंका भारत के बहुत करीब था और भारत दक्षिण एशिया में लंका में पहला एक ऐसा देश श्रीलंका था जहां पर भारतीय तेल कंपनियों ने वहां पर अपनी कंपनियां ओपन की थी। तो ऐसी परिस्थिति में उसके बाद चाइना का इंटरवीन करना, ऐसा क्या रहा कि श्रीलंका भारत से दूर होता चला गया, चाइना की चमक में फंस गया। चाइना ने आर्थिक विकास का एक मॉडल उनको दिखाया, लेकिन वो तो सिर्फ आर्थिक विकास का मॉडल था, बेस तो दरअसल चाइना कहीं ना कहीं से लंका की हिला रहा था, नींव कमजोर कर रहा था। क्या लंका को यह बात दिखाई नहीं दे रही थी? श्रीलंका की सरकार इस बात को समझ नहीं पा रही थी? बेल साहब, देखिए, मैं आपको पहले श्रीलंका के लोगों की बातें बताऊं। मैं श्रीलंका गया भी हूं और उसका बड़ा एक्सटेंसिवली मैंने टूर किया है श्रीलंका का, और उसके नॉर्दर्न एरियाज तक मैं गया हूं कोलंबो से। और जो श्रीलंका के लोग हैं बहुत ही अच्छे प्यारे लोग हैं। अगर मैं बांग्लादेश में जब मैं रहा था तो मेरे घर श्रीलंका में आते थे क्रिकेट मैच देखने के लिए, या मेरे साथ क्रिकेट खेलते थे। वो हम लोग कॉमनवेल्थ की टीम की तरफ से खेलते थे क्रिकेट। तो बहुत ही प्यारे, बहुत ही खुश मिजाज के लोग हैं वो, और बहुत हैप्पी लोग हैं वो। तो इसमें भारत के साथ तो उनका बहुत क्लोज रिलेशनशिप रहा है। हमारी जो मिलिट्री टू मिलिट्री है, जो फॉरेन रिलेशनशिप्स भी हैं, बहुत ही अच्छी रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें कुछ गलतियां और त्रुटियां भी हुई हैं। सबसे पहले जो हम्बनतोता पोर्ट की मैं बात करूं, हम्बनतोता पोर्ट जब एक 1.1 बिलियन डॉलर पे पहले बनने की बात आई थी, तो सबसे पहले श्रीलंका भारत के पास आया था। तो ऐसा क्यों है कि भारत ने मना किया उसको उस समय? तो ये कहीं ना कहीं हमारी भी गलतियां हैं इसके अंदर, कि हम उसको भी अंदर से देखें कि जब कोई देश तुम्हारे पास आ रहा है कि मैं डेवलप करना चाहता हूं पोर्ट, तो वो कहीं और ना जाए। और खासकर वो देश जो बिल्कुल हमारे साउथ कोस्ट पे है, वो देश जो इंडियन ओशन के ऊपर बैठ के स्ट्रैडल कर रहा है, वो देश जहां से इतना बड़ा ट्रेड उसके साउथ से होके जाता है शिप्स का, जो कि बिल्कुल फ्रॉम अफ्रीकन कोस्ट से लेके साउथ ईस्ट एशियन नेशंस तक जाता है। तो कहीं ना कहीं उस समय हमें सोचना चाहिए था कि हमें ये हम्बनतोता पोर्ट का लेना चाहिए था। इसकी वजह से ये एक बहुत बड़ा कारण था जिसकी वजह से वो गए, भारत को छोड़ के चीन के पास गए। दूसरी बात है, चीन जो है वो एक डेट ट्रैप पॉलिसी फॉलो करता है। चीन को फर्क नहीं पड़ता कि आपकी कंट्री में पॉलिटिशियन कैसे हैं, आप कैसे ऑटोक्रेटिक रूल चला रहे हो, आप डेमोक्रेटिक हो कि नहीं हो, उनको इससे फर्क नहीं पड़ता। वो क्या करते हैं, आपके पॉलिटिशियंस को एंटाइज करते हैं। उन्होंने तो ऑस्ट्रेलिया में पॉलिटिशियंस खरीदे हैं, आपको तो पता ही होगा इस बात का। और वो इतने उनको ट्रिप्स देते हैं, उनके ऊपर एक्सपेंसिव गिफ्ट्स देते हैं, उनको अपनी तरफ खींचते हैं और एक ऐसी रोजी पिक्चर पेंट करते हैं कि हम इसको वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट बना देंगे, देखिए इसमें इतनी अर्निंग्स आएंगी और उसकी वजह से ये हो जाएगा, श्रीलंका कहां से कहां पहुंच जाएगा और आप हमेशा की तरह, यानी कि उनकी लीडरशिप को बोलते हैं, आप हमेशा की तरह उसकी जगह एनक्लोज्ड हो जाओगे, वहां पे हमेशा पावर में रहोगे। तो ये सारी चीजें जो पॉलिटिशियन के लिए है उसकी वो कहीं ना कहीं से बिल्कुल, एंड चाइना हैज डन इट, हमने ये देखा भी, यही हुआ है श्रीलंका के साथ। लेकिन जो परिस्थितियां बनी हैं, अब इन परिस्थितियों में क्या जिस अंतरिम सरकार के बनाने की बात हो रही है, वो अंतरिम सरकार चाइना के इस जो धूमिल चमक दिखाने की कोशिश करता है चाइना, उसकी इस धूर्तता को समझ पाएगा? हमारे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार और जाने माने रक्षा विशेषज्ञ कमर आगा साहब भी जुड़ चुके हैं। कमर आगा साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सवाल यही है, अभी तक तो देखिए हम इस समय यूक्रेन और रूस के युद्ध की बात कर रहे थे, लेकिन रूस और यूक्रेन का युद्ध एक तरफ जारी है, दूसरी तरफ हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका की हालात बद से बदतर हो गए। यहां गृह युद्ध जैसी स्थिति हो गई है। आर्थिक संकट से जूझ रहा था, अब तो राजनीतिक संकट से भी जूझ रहा है। अभी थोड़ी देर पहले ही बहल साहब बता रहे थे कि वहां पर जो परिस्थितियां हैं उसके लिए वहां की जो खुद स्वयंभू सरकार है वही कहीं ना कहीं से वो जिम्मेदार रही। नहीं तो महज अगर देखें तो 2 करोड़ 20 लाख की आबादी वाला देश, हमारे यहाँ तो एक स्टेट ही अगर देख लें तो उसकी आबादी ऐसी है, और फिर भी वहां पर मैनेजमेंट अच्छा हो जाता है। आज श्रीलंका में जो हो रहा है उसकी वजह तो अब सबने जान ली, लेकिन इस वजह को दूर करने के लिए जो कदम उठाए जाने चाहिए, क्या अभी रियल टाइम में वो कदम उठाए जाने शुरू हो चुके हैं या स्टिल अभी कुछ वेट हो रहा है? कमर आगा साहब, ये
देखिए, मैं नहीं समझता कि ये गवर्नमेंट सक्षम है, या इस गवर्नमेंट ने जो सपोर्ट है लोगों में वो पूरी तरीके से खो दी है। और फिर उसके अलावा ये भी है कि लोग जो है बिल्कुल वायलेंस भी शुरू हो गया है, जिस तरीके से राजधानी और हत्याएं, या फिर उसके अलावा जिस तरीके से इन लोगों के घरों में आग लगाना शुरू हो गया, तो बड़ी खराब स्थिति में श्रीलंका इस समय आ गया है। और इस गवर्नमेंट के ऊपर कोई ट्रस्ट मौजूद नहीं है, लोगों का, आम जनता कोई ट्रस्ट नहीं कर रही है। वो चाहते हैं कि ये लोग जल्दी से जल्दी जाए नहीं, बल्कि इनके ऊपर मुकदमे चलने चाहिए, इनको अरेस्ट करना चाहिए। इस तरह की भी डिमांड और बातचीत अब वहाँ पे हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये स्थिति कमजोर नहीं हुई तो दो ऑप्शन बनते हैं, या तो गृह युद्ध या आर्मी का टेक ओवर। सेना भी सत्ता अपने हाथ में ले सकती है, और फिर उसके बाद वो इंटरिम गवर्नमेंट बना के कुछ वहाँ पे इलेक्शन की बात हो सकती है। जी सर, सेना ने टेक ओवर कर लिया और गृह युद्ध जैसे हालात तो बन ही चुके हैं। सेना ही टेक ओवर कर चुकी है ऑलरेडी, और अभी ये कहा जा रहा है कि सर्वदलीय अंतरिम सरकार, ये सर्वदलीय अंतरिम सरकार बनाने के लिए भी एक बेस मजबूत होना चाहिए। बट वेयर इज दैट बेस? महत्वपूर्ण मुद्दा ये है सर। बेस के बारे में मैं क्या बताऊं, बेस उनके यहाँ अपोजिशन पार्टीज हैं, उनके यहाँ सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हैं जो काफी एक्टिव हैं, और वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं जो हैं वो काफी सक्षम है, उनकी सपोर्ट बेस है अपने अलग अलग। हालांकि हुआ ये है कि वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज जितनी भी रही हैं उन्हीं ने बात जरूर बड़ी बड़ी की, मगर डिलीवरी में कहीं ना कहीं कमी नजर आती है उनके यहाँ, ये बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन बहरहाल जो इस तरह की स्थिति है, इससे तो निकालने के लिए वहाँ पे एक बड़ा मिडिल क्लास एजुकेटेड लोग हैं, पुरानी यूनिवर्सिटीज है, फिर वर्किंग क्लास बहुत बड़ा है, उनके यहाँ एक डिसिप्लिन भी रही है। केवल हालांकि वहाँ पे समय तक गृह युद्ध भी रहा एलटीटी को लेके, लेकिन पिछले काफी जी आई एम सॉरी कमरागा सर, आपकी आवाज में थोड़ा सा परेशानी हो रही है जी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम समस्या वहाँ पे चाइना बन गया है। चाइना ने जिस तरीके से उसको घेर लिया है चारों तरफ से, और लोन दे दे के बड़े बड़े, जिसको वो उनकी कैपेसिटी से बाहर थे, इतने बड़े बड़े लोन उनको उन्हीं ने लिए, अब उसको रीपेमेंट करना बड़ा मुश्किल हो गया है जी। और यह है कि मैं समझता हूँ कि वर्ल्ड बैंक और दूसरे भारत जी। कमरागा साहब, आपकी ऑडियो में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, मैं जस्ट आपके पास फिर से आऊंगी। पैनल में रिक्वेस्ट करूंगी कि कमरागा सर की आवाज़ थोड़ी सही कराई जाए। इन सबके बीच एस बहल साहब हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। बहल साहब, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, देखिए हम ये देख रहे हैं जैसा बार बार एक ही बात घूम फिर कर आती है कि सरकार सही से काम नहीं कर पाई, चाइना ने इसको हाईजैक कर लिया। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि वहाँ की जो परिस्थिति थी, पॉलिसी नहीं सही बन पाई है। लेकिन थोड़ा सा अगर हम पीछे जाते हैं, थोड़ा सा इतिहास के पन्नों को पलटते हैं, तो लंका में इसके पहले भी ये स्थिति आ चुकी है। हालांकि ये इतनी बदतर स्थिति नहीं थी कि लोग एक दूसरे को मारने लग जाएं, आगजनी हो जाए, क्योंकि जब लिकटेक का जो सिचुएशन वहां पे चल रही थी, उसके बाद आर्थिक स्थिति लंका की खराब हुई थी, और वही एक मौका था जब भारत ग्रैब कर सकता था एक अपॉर्चुनिटी, चाइना के कदम को काट सकता था। लेकिन वहां पर, जैसा आपने कहा भी, कि भारत वहां पर मात खा गया। अब परिस्थिति बिल्कुल बदल चुकी है। उस परिस्थिति में मेरा सीधा सवाल होगा, क्या भारत को इस समय ये सही मौका नहीं है कि श्रीलंका के मामले में सीधे वो दखल दे? क्योंकि यहां पर विश्वास की बात हो रही है। चाइना पर विश्वास अब श्रीलंका के लोग नहीं कर पा रहे हैं। वो साफ साफ ये कह रहे हैं कि राजपक्षे परिवार को चाइना ने खरीद लिया। क्या भारत को अब इंटरवीन करना चाहिए? सिर्फ $3.5 बिलियन की ये आर्थिक संकट से निकालने के लिए ये मदद क्या काफी है, या फिर राजनीतिक संकट से भी निकालने के लिए भारत को आगे आना चाहिए? देखिए लावनी जी, मैं हमेशा से आपकी सराहना की है कि आप बहुत डीप क्वेश्चन पूछते हैं मुझसे। जो क्वेश्चंस जो कि गवर्नमेंट की पॉलिसी डिटरमिन करते हैं, वो वाले क्वेश्चन पूछते हैं आप हमेशा। तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि भारत को इस समय एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि श्रीलंका में सभी पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर से विश्वास उठ चुका है, और वहां तक कि उन्होंने एमपीज को भी मारना शुरू कर दिया है। तो कहीं ना कहीं भारत को दिखना चाहिए श्रीलंका लोगों के साथ,
ये पहली चीज है। तो जो हमको मदद देनी है इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, और हमारी गवर्नमेंट भी शायद यही कह रही है कि हम उनकी पूरी मदद करेंगे, और शायद एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने मार्च में भी यही कहा था कि हम उनकी पूरी मदद करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि भारत को मदद करनी है, पर भारत को श्रीलंका के लोगों की मदद करनी है, ना कि किसी एक पार्टी विशेष की। दूसरी चीज और बहुत ही अहम वो ये है कि जो इस समय भारत ने $3.5 बिलियन का जो लोन दिया है वो तो ठीक है, लेकिन श्रीलंका के अंदर एक पर्टिकुलर सिस्टम है जिससे वो श्रीलंका चलता है, और वो है एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंसी का। यानी कि वहां प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्ट होते हैं, और वो देश के हेड हैं, वो गवर्नमेंट के हेड हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के जज को चुनते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर को चुनते हैं। तो कहीं ना कहीं वो प्राइम मिनिस्टर के साथ पावर शेयर करते हैं, और जो लोगों की इच्छा है इस समय, वो नहीं चाहते कि श्रीलंका के प्रेसिडेंट रूल करें, वो चाहते हैं गोतबाया राजपक्सा जाए। ये तभी आप देख रहे हैं गोटा गो चल रहा है वहां पे इस समय। अगर भारत एक ऐसा रोल प्ले करता है कि एक इलेक्शन अर्ली, अगर ये एडवाइस किसी तरह से की जा सकती है विदाउट लुकिंग इंटरफियरिंग, कि गोतबाया को तो जाना ही पड़ेगा, तभी लोगों को विश्वास होगा। और गोतबाया जब जाएंगे, एक अर्ली इलेक्शन हो, एक ऐसी गवर्नमेंट आए जो लोगों की चुनी हो, जिन पे लोगों का विश्वास हो, क्योंकि भारत हमेशा से डेमोक्रेसी पे विश्वास करता रहा। दूसरा, इंटरिम पीरियड के अंदर भारत को बहुत बहुत ज्यादा अभी उनकी हेल्प करनी पड़ेगी। उनको $7 बिलियन इस साल पे देने थे जो वो नहीं दे पा रहे, लेकिन कम से कम उनको खाद्य सामग्री, उनको डीजल, उनको दवाइयां, इन चीजों में भारत को आगे बढ़ के देना चाहिए। चाहे वो एक्सटेंडेड लाइन ऑफ क्रेडिट है, चाहे वो करेंसी स्वैप है, चाहे वो एड है। अभी भारत को अपना दिल खोल देना चाहिए, क्योंकि श्रीलंका अगर टूट गया, या श्रीलंका में कोई ऐसी हरकत हो गई कि कल वो हमारे लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट ना बन जाए, और अगर श्रीलंका को हमने अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में रखना है, तो जब श्रीलंका को जरूरत है तो हमें उसकी मदद करनी पड़ेगी। बिल्कुल, सिक्योरिटी थ्रेट आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, इसीलिए मैं आखिरी प्रश्न आपसे करने वाली हूं। जब हम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें अपने पड़ोसी मुल्कों को देखना पड़ता है। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत हम हेल्प लगातार कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इसी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी की का हवाला चाइना भी देता है, लेकिन चाइना विस्तारवादी नीति के साथ आगे बढ़ता है। हम विस्तारवाद में नहीं जाते हैं, हम तो डेमोक्रेसी की बात करते हैं। जो परिस्थिति अभी बनी हुई है, जिस तरीके से बेल्ट एंड रोड पॉलिसी को हमने देखा कि चाइना पूरी तरीके से उसको वो ढकने की पूरी कोशिश कर रहा है, क्या आपको लग रहा है कि उन पॉलिसीज को लेकर भी भारत को अब एक सवाल खड़ा करना चाहिए? चाइना के लिए क्या एक श्वेत पत्र लाने की जरूरत है? देखिए, ये बहुत बड़ा मसला है, और शायद हो सकता हो कि मेरा सवाल थोड़ा हाइपरबली हो, लेकिन ये इस समय की मांग है। क्या चाइना के लिए एक श्वेत पत्र नहीं लाना चाहिए? मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। जी। देखिए, जब गलवान वैली का इंसिडेंट हुआ, तो उसके बाद से लेके अब तक पिछले साल में जो ट्रेड है भारत और चीन के बीच में, 85 से 90 बिलियन डॉलर से बढ़ के 125 बिलियन डॉलर हो गया है जी। और हम उनसे 97 बिलियन डॉलर इंपोर्ट कर रहे हैं, निर्यात कर रहे हैं उनसे, जिसमें जी नहीं आता कि अगर हम दूसरों को शिक्षा दे रहे हैं तो अपने कंट्री में क्यों नहीं फॉलो कर रहे। Exactly. 70 बिलियन डॉलर का आज बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारे अगेंस्ट है चीन के साथ। हम क्यों नहीं चीन की कंपनीज पे प्रतिबंध लगाते, इकोनॉमिक प्रतिबंध? वो हमारे देश की बॉर्डर के अंदर घुस चुके हैं। तो हमें चाहिए कि चीन के साथ एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना चाहिए हमको। ये चीज जो है गवर्नमेंट को करनी है। हम पहले अपना घर को सुधारें। हमारे को 70 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट नहीं होना चाहिए चीन के साथ। कई चीजें हैं जो थोड़ी महंगी पर भारत में बन सकती है। हमारे ट्रेडर्स को नुकसान हो रहा है, हमें चीन से नहीं इंपोर्ट करनी चाहिए। हमें वहां कहीं ना कहीं इस इशू पे देखना है। दूसरी चीज है कि जो चीन एक डेट ट्रैप पॉलिसी फॉलो कर रहा है, अरे पाकिस्तान भी इसी में ही आएगा। आज से 2024 या 2025 के अंदर उसे 3 से 4 बिलियन डॉलर सीपेक के अंदर वापस देने होंगे। अगर हम दूसरे देशों को देखें, चाहे वो तजिकिस्तान है, लाओस है, चाहे वो कोई और देश है, हर देश जहां पे भी चीन ने ट्रेड किया है वहां डेट ट्रैप पॉलिसी फॉलो की है। तो भारत को चाहिए कि इन चीजों के ऊपर डिस्कशंस हो, सेमिनार्स हो, और कहीं ना कहीं हम इन बातों को उठाएं कि जो चीप लोन्स की बात चीन करता है,
तो वो लोन्स लेने से पहले हर देश को सोचना चाहिए कि क्या उसके अंदर डेट रिलीफ मेजर्स है कि नहीं, क्या उसके अंदर हिडन क्लॉज तो नहीं कि कल डेट टू इक्विटी बन जाए वो वाला बिल्कुल लोन। और जब ये चीजें भारत देखेगा तब मुझे लगता है कि आसपास के जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं वो चाइना के इस जद से बाहर निकल पाएंगे। थैंक यू सो मच बहल साहब, आपने हमें समय दिया और बहुत विस्तार से इस मुद्दे पर हमारे साथ अपनी राय भी साझा की। कुल मिलाकर कमर आगा साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। समय कुछ आवाज की वजह से उनको हम कंटिन्यू नहीं कर पाए, लेकिन इतना जरूर है कम शब्दों में ही हमारे दोनों ही विशेषज्ञों ने एक चीज स्पष्ट रूप से कही है कि पड़ोसी मुल्क, खास तौर से जब हम लंका की बात करते हैं, ये वही श्रीलंका है जिससे हमारे साथ संबंध बहुत ज्यादा अच्छे थे। चाइना इंटरवीन करता है, लंका को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। अब समय है जब भारत पूरी तरह से लंका को न केवल आर्थिक संकट से बल्कि उसके राजनीतिक संकट से भी बाहर निकाल सकता है। इसलिए मुखर होकर, ऑफेंसिव होकर श्रीलंका के लिए एक बड़ा कदम उठाने की जरूरत है। उम्मीद करते हैं कि भारत उस दिशा में पहल जरूर करेगा। इस विशेष प्रस्तुति में अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय।